जो बच्चे जल्दी फोन पाते हैं उनमें ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा मोटापा और कम प्रेरणा दिखती है। और आज हम इसी के पीछे का क्यों उजागर करेंगे। एक 10 साल के बच्चे की कल्पना करें। सुबह उठता है तो थका हुआ, स्कूल से आता है तो घंटों फोन पर नजरें गड़ाए रहता है। हाँ, ये तो बहुत आम हो गया है। बिल्कुल। दोस्तों से मिलना जुलना कम हो गया है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। उसे अपने फोन के बिना एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। पहले हम इसे शायद आलस कहते या जिद। हाँ, या जिद। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वे बताते हैं कि ये आलस नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल ओवरलोड है। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हम इन स्रोतों की गहराई में जाके ये समझना चाहते हैं कि स्मार्टफोन बच्चों के विकसित हो रहे दिमाग, उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनकी आदतों को असल में कैसे और क्यों बदल रहा है। और सबसे जरूरी बात, इसके बारे में क्या किया जा सकता है। हाँ, ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है, छोटे बच्चे मतलब खासकर 12 साल से कम उम्र के इसके प्रति इतने ज्यादा संवेदनशील क्यों होते हैं? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन विज्ञान कुछ और कहानी बताता है। अच्छा। इसकी मुख्य वजह है मस्तिष्क का विकास, खासतौर पर दिमाग का अगला हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसे दिमाग का सीईओ भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप इसे दिमाग का इम्पल्स कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं। यही हिस्सा हमें सोच समझकर फैसले लेने, भावनाओं को नियंत्रित करने और किसी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोचने में मदद करता है। और ये बच्चों में पूरी तरह विकसित नहीं होता। अध्ययनों से ये साफ पता चलता है कि ये हिस्सा 13-14 साल की उम्र से पहले और कुछ मामलों में तो 20-22 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन बच्चों को 12 साल या उससे भी कम उम्र में स्मार्टफोन मिला, उनमें आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और यहाँ तक कि मोटापे का खतरा भी ज्यादा था। तो जब दिमाग का वो हिस्सा जो हमें रुको और सोचो कहता है अभी बनी रहा हो, तब उसे एक ऐसी डिवाइस देना जो लगातार ध्यान खींचती है, वो एक तरह से बहुत जोखिम भरा है। तो मतलब दिमाग इसके लिए तैयार नहीं है और इसका असर उन चीजों पर पड़ता है जिसके बारे में हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। इसका सीधा संबंध क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इस संबंध को समझने के लिए कई अध्ययन हुए हैं। एक सिस्टमैटिक रिव्यू में, जिसका मतलब है कि बहुत सारे अध्ययनों का एक साथ विश्लेषण किया गया। हाँ बिल्कुल। उस रिव्यू में ये साफ तौर पर सामने आया कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल और बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी के लक्षण साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ 1-2 स्टडी की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार देखा गया है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ फोन पर बिताए गए घंटों के बारे में नहीं है, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि वे उस पर कर क्या रहे हैं, खास तौर से सोशल मीडिया। सही। एक अध्ययन जो 11 से 14 साल के बच्चों पर केंद्रित था, उसने कुछ चौंकाने वाली बातें बताई। क्या? उस अध्ययन ने दिखाया कि जो बच्चे सोशल मीडिया पर मशहूर हस्तियों मतलब सेलिब्रिटीज को फॉलो करते थे, उनमें डिप्रेशन और ऑनलाइन सामाजिक एंजाइटी की दर ज्यादा थी। और इसका कारण? सबसे बड़ा कारण था शरीर की छवि, बॉडी इमेज को लेकर होने वाली असंतुष्टि। उस अध्ययन में जिन लड़कियों ने सोशल मीडिया के कारण अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस किया, उनमें सबसे आम चिंताएं थीं पर्याप्त पतली न होना और पर्याप्त आकर्षक न दिखना। और ये सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं, लड़कों में भी शरीर के आकार को लेकर असंतोष एक मुख्य कारण था। ये लगातार तुलना का एक ऐसा चक्र बनाता है जो आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये तो तब की बात है जब वे जागे हुए हैं, ये तुलना, ये दबाव। लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर तो उनकी नींद पर भी पड़ता होगा, क्योंकि ये डिवाइस तो कभी बंद ही नहीं होती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के विशेषज्ञ बताते हैं कि लगभग सभी गेम और सोशल मीडिया एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करते हैं, जैसे एक स्लॉट मशीन। बिल्कुल ठीक, एक स्लॉट मशीन की तरह। आपको नहीं पता कि अगली बार स्क्रॉल करने पर आपको क्या मजेदार मिलेगा या कब कोई लाइक या कमेंट आएगा। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे डोपामाइन नाम का एक केमिकल तेजी से निकलता है। डोपामाइन यानी खुशी का केमिकल? हाँ, यही केमिकल हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है। तो ये एक तरह से दिमाग की खुशी का शॉर्टकट है। फोन बच्चों को अभी डोपामाइन का एक तेज डोज देता है, लेकिन वे असल में भविष्य की खुशी से उधार ले रहे हैं।
भविष्य की खुशी से उधार लेना, ये इसे समझाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब दिमाग को इस आसान और तेज इनाम की आदत पड़ जाती है तो असली दुनिया की छोटी छोटी चीजों से मिलने वाली खुशी, जैसे किसी दोस्त से बात करना या पार्क में खेलना, वो फीकी पड़ जाती हैं। हाँ, उनका खुशी का बेसलाइन इतना ऊंचा सेट हो जाता है कि नॉर्मल जिंदगी बोरिंग लगने लगती है, और यही समस्या की जड़ है। और नींद का क्या? इसके अलावा दर्जनों अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे शरीर के मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को दबा देती है। मेलाटोनिन, जो हमें सोने में मदद करता है, से जुड़ा हुआ था। एक मिनट, तो मैं इन सब चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। उनका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं है, वे लगातार दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और उनका दिमाग हर वक्त डोपामाइन की तलाश में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसी वजह से बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कि छोटी छोटी निराशाएं भी उन्हें बहुत बड़ी लगने लगती हैं? बिल्कुल। जब इनाम प्रणाली पर इतना ज्यादा बोझ पड़ता है और नींद में खलल पड़ता है, तो भावनात्मक विनियमन मतलब इमोशनल रेगुलेशन स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन हो जाता है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। हाँ, इसे और पुख्ता करने के लिए सऊदी अरब में मिडिल स्कूल के बच्चों पर एक स्टडी हुई। उसमें साफ साफ दिखा कि जिन बच्चों को फोन की लत थी वे शारीरिक तौर पर बहुत कम एक्टिव थे। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, दोनों के बीच एक पक्का कनेक्शन मिला, जिसका सीधा असर मोटापे पर पड़ता है। और ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, मुझे लगता है ये उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी प्रभावित करता होगा। एक अध्ययन में मैंने पढ़ा कि एक औसत किशोर को एक दिन में 200 से ज्यादा नोटिफिकेशन मिलते हैं। 200? हाँ, अगर हर कुछ मिनट में आपका फोन बज रहा है तो आप किसी भी चीज पर गहराई से ध्यान कैसे लगा सकते हैं? आप नहीं लगा सकते। शोध दिखाता है कि अत्यधिक स्मार्टफोन का उपयोग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मतलब हमारे दिमाग के मैनेजर। बिल्कुल, ये ध्यान केंद्रित करने, काम करने की याददाश्त और निर्णय लेने जैसी चीजों को नियंत्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक मांसपेशी की तरह है, अगर इसका इस्तेमाल ना हो तो ये कमजोर हो जाती है। एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपकी जेब में फोन बज रहा है तो आपका ध्यान बट चुका है, और दोबारा उसी काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में 20 मिनट तक लग सकते हैं। 20 मिनट? ये तो बहुत बड़ी संज्ञानात्मक कीमत है जो बच्चे हर पिंग के साथ चुका रहे हैं। हाँ, ये सब सुनने में तो मतलब बहुत ही चिंताजनक लगता है। ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन हर तरफ से एक समस्या है। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर मैं कहूँ कि समस्या सिर्फ स्मार्टफोन में नहीं है? मतलब समस्या ये है कि हम इसे कितनी जल्दी और कितने कम मार्गदर्शन के साथ बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि हर माता पिता के मन में एक सवाल आता है, अगर मेरे बच्चे के पास फोन नहीं हुआ और उसे कोई इमरजेंसी आ गई तो? हाँ, या अगर उसके सारे दोस्त ऑनलाइन ग्रुप पर हैं और वो अकेला पड़ गया तो? क्या स्रोत इस दुविधा के बारे में कुछ कहते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सवाल है। और हाँ, स्रोत इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्मार्टफोन के सकारात्मक पहलू भी हैं। अच्छा, हमें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। स्पेन में बच्चों पर किए गए एक अध्ययन में बच्चों ने खुद बताया कि फोन उन्हें दोस्तों के साथ सामाजिक रूप से जुड़ने, आपात स्थिति में माता पिता से संपर्क करने और स्कूल के काम के लिए जानकारी खोजने में मदद करता है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था। उस अध्ययन में जिन बच्चों के पास अपना फोन था, उनके लिए दोस्तों से बात करना और आपात स्थिति में माता पिता को फोन करना सबसे बड़े फायदे थे। तो ये एक जरूरी सुरक्षा और सामाजिक उपकरण भी है। बिल्कुल, और सिर्फ वही अध्ययन नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के एक अध्ययन से भी ये बात सामने आई है कि स्मार्टफोन का मालिकाना बच्चों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। तो मुद्दा डिवाइस को पूरी तरह से खत्म करने का नहीं है। नहीं, मुद्दा है इसके संतुलित और उम्र के हिसाब से उचित उपयोग का। समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके अंधाधुंध इस्तेमाल में है। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि वे इसके मालिक बने, न कि इसके गुलाम। तो ये एक ज्यादा उम्मीद जगाने वाला नजरिया है। अगर मुद्दा संतुलन और मार्गदर्शन का है तो चलिए समाधान पर बात करते हैं। इन सभी जानकारियों के आधार पर माता पिता और शिक्षक व्यवहारिक रूप से क्या कर सकते हैं? स्रोतों से मिले सबूतों के आधार पर कुछ ठोस और व्यवहारिक नियम बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है 12 साल का नियम। 12 साल? हाँ, जैसा कि हमने चर्चा की, मस्तिष्क के विकास से संबंधित अध्ययनों के आधार पर कई विशेषज्ञ 12 या 13 साल की उम्र से पहले बच्चों को इंटरनेट और एप्स वाला स्मार्टफोन न देने की सलाह देते हैं। ये उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आवेग नियंत्रण सीखने के लिए थोड़ा और समय देता है।
ठीक है, ये पहला नियम हुआ। दूसरा है 90 मिनट का नियम। ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। 90 मिनट ही क्यों? इसका सीधा संबंध नींद के विज्ञान से है। जैसा हमने बात की, स्क्रीन की नीली रोशनी मेलेटोनिन के उत्पादन को रोकती है। दिमाग को मेलेटोनिन बनाना शुरू करने और शरीर को यह संकेत देने के लिए कि अब आराम का समय है, इसमें लगभग 90 मिनट लगते हैं। अच्छा। इसलिए सोने से 90 मिनट पहले सभी स्क्रीन बंद कर देना एक बहुत ही प्रभावी रणनीति हो सकती है। ये दिमाग को शांत होने और गहरी नींद के लिए तैयार होने का समय देता है। तीसरा है भावना की जांच या द इमोशन चेक। ये तो बड़ों के लिए भी एक अच्छा टूल है। हाँ, बिल्कुल है। मुझे खुद कभी-कभी सोचना पड़ता है कि 30 मिनट तक स्क्रॉल करने के बाद मुझे असल में कैसा महसूस हो रहा है, और जवाब अक्सर अच्छा नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है। बच्चों से नियमित रूप से ये पूछना, ये ऐप या ये गेम खेलने के बाद तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, या दोस्तों से ऑनलाइन बात करने के बाद तुम ज्यादा खुश महसूस करते हो या ज्यादा चिंतित। इससे भी अपने डिजिटल अनुभवों के बारे में सोचने लगते हैं। बिल्कुल, वे यह समझने लगते हैं कि कुछ ऐप्स उन्हें चिंतित या उदास महसूस कराते हैं, जबकि दूसरे नहीं। यह मीडिया साक्षरता मतलब मीडिया लिटरेसी विकसित करने में मदद करता है। और चौथा, जो मुझे बहुत व्यवहारिक लगा, वो है डंप फोन का विकल्प। हाँ, यह बेसिक फोन। मैनहट्टन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट स्मार्टफोन और बेसिक फोन के बीच के अंतर पर जोर देती है। ये एक तरह का बीच का रास्ता है। ये एक बेहतरीन मध्य मार्ग है। ये माता-पिता की सुरक्षा की चिंता को भी दूर करता है। इससे बच्चे संपर्क में भी रहते हैं और उन्हें उन जोखिमों का सामना भी नहीं करना पड़ता जिनकी हमने चर्चा की है, जैसे सोशल मीडिया का दबाव या अंधीन स्क्रॉलिंग। तो एक तरह से फोन इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग व्हील्स जैसा है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा महसूस होता है कि हम बचपन को हर खाली पल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीक कल्पना की जगह ले रही है। जहां बच्चे पहले बोर होकर कुछ नया बनाते थे, कहानियां गढ़ते थे, अब वे बस फोन उठा लेते हैं। हम बोरियत से डरने लगे हैं। आपने एक बहुत ही दिलचस्प बात छेड़ी है। स्पेन में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि छोटे बच्चे बोरियत को दूर करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, और इसे अक्सर माता-पिता ही बढ़ावा देते हैं, ताकि बच्चे उन्हें परेशान न करें। हाँ, लेकिन नया शोध ये बताता है कि बोरियत महसूस करना वास्तव में बच्चों के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि बोरियत फायदेमंद है। हाँ, लेकिन ये सच है। बोरियत रचनात्मकता को जन्म देती है। जब दिमाग को बाहर से कोई उत्तेजना नहीं मिलती, तो वो अंदर की ओर मुड़ता है। वो योजनाएं बनाता है, सपने देखता है, समस्याओं को हल करने के नए तरीके सोचता है। बोरियत आत्मचिंतन और भावनात्मक लचीलेपन को भी बढ़ावा देती है। जब हर खाली पल को स्क्रीन से भर दिया जाता है, तो बच्चे इन महत्वपूर्ण विकासात्मक अवसरों से चूक जाते हैं। वे कभी ये नहीं सीखते कि अपने विचारों के साथ अकेले कैसे रहा जाए, या अपनी कल्पना से अपना मनोरंजन कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो इस सारी जानकारी का क्या मतलब है? ये साफ है कि कम उम्र में स्मार्टफोन देना सिर्फ एक गैजेट देना नहीं है। ये एक बच्चे के विकासशील मस्तिष्क, उसकी नींद की आदतों, उसके सामाजिक संबंधों और उसके भावनात्मक स्वास्थ्य में एक शक्तिशाली हस्तक्षेप है। और समाधान केवल सख्त प्रतिबंधों में नहीं है, बल्कि शिक्षा, मार्गदर्शन और संतुलन में है। जैसा कि एक विशेषज्ञ ने कहा, हमें बच्चों को तकनीक का उपयोग इस तरह करना सिखाना होगा कि ये उनके जीवन को बेहतर बनाए, न कि उस पर हावी हो जाए। ये एक कौशल है जिसे सिखाने की जरूरत है। हाँ, ठीक साइकिल चलाने या तैरने की तरह इसे सिखाने में समय और धैर्य लगता है। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हमने स्कूलों में नियमों और माता पिता के नियंत्रण के बारे में बात की है। ये सब बाहरी नियम है, लेकिन तब क्या होगा जब यही बच्चे वयस्क हो जाएंगे जिन्होंने कभी भी अपने डिजिटल उपयोग को खुद नियंत्रित करना नहीं सीखा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम अनजाने में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो अपनी डिजिटल भलाई के लिए हमेशा बाहरी नियमों पर निर्भर रहेगी, और उनकी भविष्य की स्वायत्तता, उनकी ऑटोनॉमी के लिए इसका क्या मतलब है?